अध्याय 18 छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करते कांग्रेस ने भारत की अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का निश्चय किया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे का चयन हुआ। दूसरे क्रम पर जवाहरलाल नेहरू चुने गए। हर क्षेत्र के लिए सत्याग्रहियों की संख्या सुनिश्चित की गई। महाकौशल से 550 व्यक्तियों को सत्याग्रह करना था। इस वर्ष रायपुर में कांग्रेस भवन का निर्माण जनता से एकत्र किए गए धान, चावल व राशि से पूरा हुआ। उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 27 नवंबर 1940 को आंदोलन प्रारंभ किया। वे गिरफ्तार किए गए। महंत लक्ष्मी नारायण दास, यति यतनलाल, मौलाना रऊफ, बुधराम साहू, सुखचैन दास, केजूराम वर्मा गिरफ्तार किए गए। अन्य जिलों में भी आंदोलन ने जोर पकड़ा। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को बिगाड़ा। बंबई में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सरकार भी शांत नहीं बैठी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्ता स्वयं सिद्ध है। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाले इस आंदोलन के बारे में सरदार पटेल ने स्वाभिमान के साथ कहा था, भारत के ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसे कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की इस प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। भारत की स्थिति पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यह स्वीकार किया गया कि ताज का सबसे कीमती हीरा भारत उनके हैं। 9 अगस्त को गांधी जी की गिरफ्तारी व अन्य बड़े नेताओं की राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी से आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। आंदोलन युवकों के हाथों आया। यद्यपि गांधी जी ने पूर्व आंदोलनों की भांति इसे भी अहिंसात्मक ढंग से चलाने का आह्वान किया था, मगर युवा नेतृत्व व पुलिस के दमन चक्र ने आंदोलन को हिंसक भी बना दिया। छत्तीसगढ़ भी पुलिस ने प्रारंभ से ही दमन चक्र चलाया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बंद करवा दिए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण उस दिन हड़ताल रखी गई। सभी स्कूल, कॉलेज व बाजार बंद रहे। शाम को राष्ट्रीय विद्यालय से हजारों की भीड़ जुलूस के रूप में अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की जय जैसे नारे लगाते हुए निकली। इस जुलूस में सभी वर्ग के लोग थे, विद्यार्थी, मजदूर, व्यापारी, मध्यवर्गीय जन। जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लोगों की संख्या बढ़ती गई। शालिग्राम शुक्ला, रामानंद दुबे, राजेंद्र चौबे, विजय दीक्षित, गिरिजा शंकर मिश्र, मानिकलाल चतुर्वेदी, राम गोपाल भारती, भगवती चरण शुक्ला, नारायण राव अम्बिलकर के नेतृत्व में यह जुलूस चल रहा था। गांधी चौक में सभा हुई जिसकी अध्यक्षता त्रेतानाथ तिवारी ने की। भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत 56 लोग गिरफ्तार किए गए। इसी प्रकार की घटना धमतरी, महासमुंद, बालोदा बाजार में भी हुई। बम्बई अधिवेशन में शामिल होने के पश्चात वापसी यात्रा में मलकापुर, जो मध्य प्रांत की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन था, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम गुप्त, श्री तामस्कर, राम गोपाल तिवारी, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, महल लक्ष्मी नारायण दास, सेठ शिवदास डागा,
डॉक्टर खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल गिरफ्तार किए गए। 9 अगस्त को रायपुर में आर के पाटिल के रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा के प्रयासों से जुलूस शांतिपूर्ण बढ़ती गई। धारा 108 के तहत नेताओं की गिरफ्तारी होती थी। रायपुर के मौलाना रऊफ खान ने अपनी गिरफ्तारी पर लिखा, हुकूमत ने लगाकर 108 की महबूबी सनद दी है कि तलवार से बढ़कर है जुबा मेरी। महबी रऊफ खान का उपनाम था। 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में छात्रों का जुलूस निकला। गांधी चौक के पास शास्त्री जी गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए। रामकृष्ण ठाकुर तिरंगा झंडा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए। स्पष्ट है रायपुर में आंदोलन युवा छात्र वर्ग के हाथों में था। दुर्ग जिले में भी कांग्रेस कार्यालय पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया। दोपहर को छात्रों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सबक के रूप में परिणित होने से पूर्व गिरफ्तारी की गई। 11 प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया। युवकों ने लेटर बॉक्स को फेंका, टेलीफोन के तार काटे। रघुनंदन सिंगरौल ने साहसिक कार्य करते दुर्ग जिले कसरी में के एक भाग में आग लगा दी। ये टाइम था 28 अगस्त। 15 सितंबर को नगर पालिक भवन को भी उन्होंने आग लगाई। अपराधी की जानकारी देने वालों को 10,000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा हुई, मगर कोई इनाम बतलाने आगे नहीं आया। सिंगरौल शक के दायरे में थे। अनेक बार पकड़े गए। अपराध स्वीकार करने पर यातना न दी गई, मगर वे टस से मस नहीं हुए। अपराध स्वीकार नहीं किया। सिंगरौल के कारनामों से दुर्ग में उत्तेजना की लहर फैली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी नगरों में कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर प्रशासन ने ताला लगाया। लोगों ने जुलूस निकाला, गिरफ्तारी हुई, सजा दी गई, हड़ताल रखे गए। सही अर्थों में 9 अगस्त को स्वाधीनता के अंतिम संघर्ष का छत्तीसगढ़ के अनेक नगरों में विरोध स्वरूप हुए प्रदर्शनों व हड़तालों में हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र असंतोष के भाव है। ब्रिटिश पुलिस व दमन चक्र का भय नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1942 का आंदोलन प्रचारित प्रसारित होता गया। भाटापारा एवं राजिम में भी संपूर्ण हड़ताल रही। बिलासपुर जिले के जांजगीर, मुंगेली आदि स्थानों पर कांग्रेस कार्यालय को पुलिस द्वारा बंद किया गया। दुर्ग में विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर हड़ताल रखी। 16-17 अगस्त को रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने तोड़फोड़ की, पकड़े गए और बसों में बैठाकर दूर स्थानों में छोड़ दिए गए। 18 अगस्त को रायपुर में महिलाओं ने जुलूस निकाला। 5 महिलाएं गिरफ्तार हुई। रायपुर, राजिम, अभनपुर, नवापारा रेल मार्ग की पटरियां 23 अगस्त का स्थान स्थान पर उखड़ी गई। पोस्ट ऑफिस व तार लाइनों को क्षतिग्रस्त किया गया। 26 अगस्त को रायपुर के घासीदास संग्रहालय के सामने खड़ी एडवर्ड सफ्रम की प्रतिमा पर कालिक पोती गई। बिलासपुर में भी आंदोलन तीव्र से तीव्रतर होता गया। 22 अगस्त को जिला कार्यालय भवन पर जगोआ बाग नामक व्यक्ति ने तिरंगा फैलाकर सनसनी फैला दी। 23 अगस्त को अकलतरा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सितंबर 1942 के प्रारंभ में आंदोलन हिंसात्मक न रहा। 4 सितंबर को सिहावा पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। 13 आंदोलनकारियों गिरफ्तार हुए। 5 सितंबर को रायपुर में महिलाओं ने जुलूस निकाला। 6 महिलाएं गिरफ्तार की गई थी। खरोरा, धरसीवा, मगरलोड,
कोमाखान, धमतरी, सिहावा, महासमुंद जैसे छोटे स्थानों पर प्रदर्शन सभा हुए। ये किसानों ने लगान न पटाने का संकल्प लिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वामन राव लाखे, लक्ष्मण राव उदिगिरकर गिरफ्तार नहीं किए गए, क्योंकि उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर पाटिल को स्पष्ट कहा था कि हमारे जेल जाने के बाद आंदोलन ने हिंसक मोड़ लिया तो जिम्मेदारी शासन की होगी। पाटिल इससे प्रभावित हुए और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तीनों नेता छात्रों को उत्तेजित करते, आंदोलन की रूपरेखा बनाते। 10 सितंबर को रायपुर के स्कूल कॉलेज में हड़ताल रही। आम सभा हुई। 80 विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए। सितंबर के अंत तक रायपुर में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 446 हो गई। 1942 का आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें कांग्रेसियों के अलावा विद्यार्थियों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश शासन को अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ी। भारत को अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता, इस निष्कर्ष पर वे पहुंचे। ऊपरी तौर से देखने पर 1942 का आंदोलन असफल आंदोलन दिखता है। अंग्रेजों ने न तो भारत छोड़ा और न भारतवासी उन्हें छोड़ने के लिए बाध्य कर सके। न तो कुछ करे न मरे, करो या मरो का नारा मात्र नारा रहा। गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि असफलता के बावजूद आंदोलन अपना प्रभाव छोड़ गया। जनता की तरफ से अचानक असंगठित प्रदर्शन हुआ। बहुत बड़ी और हथियारबंद फौजों का विरोध करते आंदोलन चला। इससे जनता की भावनाओं की गहराई और तेजी का पता लगता है। कांग्रेस को इस बात का श्रेय जाता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा उसने गांव-गांव, नगर-नगर में आज़ादी का स्वप्न दिखला दिया। आज़ादी की प्राप्ति के लिए बलिदान देने का पाठ पढ़ा दिया। अहिंसा की बड़ी परीक्षा में देश खरा उतरा। धैर्य, सहन शक्ति, विनय और अस्त्र शस्त्र न उठाने की बात हृदयंगम कर ली गई। संपूर्ण विश्व आश्चर्य से भारत के अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन को देख रहा था। 20 अगस्त 1943 को लॉर्ड वेवेल भारत के नए वायसराय बने। 20 अक्टूबर 1943 को लॉर्ड वेवेल भारत के नए वायसराय बने। भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात उन्होंने दोहराई। वेवेल योजना पर विचार करने 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला में सम्मेलन हुआ। जिन्ना की हठधर्मिता व सरकार के बेमन से कार्य करने के कारण सम्मेलन असफल रहा। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है, वेवेल के मामले में संघातिक कमजोरी मिस्टर विंस्टन चर्चिल की वेवेल योजना की नापसंदगी थी, क्योंकि यह योजना भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण की पूर्व सूचना थी। 25 जुलाई 1945 को इंग्लैंड में आम चुनाव हुए। लेबर पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इससे भारत में राजनीतिक विचारों में प्रगति हुई। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उनका दल भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में था। धारू सभाओं के चुनाव कराए गए। इस चुनाव ने कांग्रेस व लीग के मध्य की दूरी बढ़ा दी। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध काफ़ी कुछ कहा। प्रांतीय धारा सभाओं में कांग्रेस के 930 सदस्य विजयी रहे। लीग के 425 सदस्य चुने गए। इससे मुस्लिम लीग के जनाधार को समझा जा सकता है। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 प्रतिनिधि सदस्यों ने भारत आकर स्थिति का आकलन किया। भारत को जल्दी से जल्दी और पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में पूरी सहायता पहुंचाने किया के उद्देश्य से मेरे प्रधानमंत्री एटली के सहयोगी भारत जा रहे हैं।
यह निर्णय करना है कि भारत के वर्तमान शासन के स्थान पर किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाए। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बने। उन्होंने स्थिति का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि यदि भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो उसे विभाजन को स्वीकार करना ही होगा। माउंटबेटन योजना उन्होंने प्रस्तुत की। विभाजन की योजना नेताओं ने स्वीकार की। सर सिरिल क्लिफ नामक अंग्रेज जज को विभाजन रेखा निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया। 10 अगस्त तक यह करना था। 15 अगस्त 1947 को जापानी आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उसी दिन भारत को स्वतंत्र और विभाजित करने की योजना बनी। 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक आधी रात को हुई। रात के 12 बजे और 15 अगस्त आया। पंडित नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। ऐसा क्षण इतिहास में बहुत कम आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। हम इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। शिमला समझौता में भाग लेने के लिए सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ला को भी मंडला जेल से 13 जून 1945 को छोड़ दिया गया। दूसरे ही दिन आप शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। 15 अगस्त को देश की आज़ादी के अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए पंडित शुक्ल ने कहा, हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वह किसी दल, पार्टी या संप्रदाय की नहीं है। यह इस पुरातन देश में रहने वाले प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बच्चे की है। इस अवसर पर हमें मातृभूमि की सेवा की शपथ लेकर आत्मविश्वास एवं ईश्वर पर पूर्ण आस्था के साथ सबके सद्भाव को ग्रहण कर, किसी से भी घृणा न करते हुए, सब प्रकार के जाति एवं सांप्रदायिक भेदभाव को भूलकर उस महान भविष्य की ओर जो हमारा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है, कदम बढ़ाना चाहिए। रायपुर में श्री आर के पाटिल ने ध्वजारोहण किया। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता ने ध्वजारोहण कर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संदेश पढ़ा। बिलासपुर में पंडित राम गोपाल तिवारी ने झंडा फहराया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में उमंग तरंग महीनों तक रहा। देश की आज़ादी के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी संघर्ष किया। आज़ादी के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। सैकड़ों ने जेल की सज़ा भुगती। आर्थिक दंड के साथ हजारों रुपए सरकारी खजाने में जमा किए गए।